में विश्व के सबसे पर्यावरण प्रदूषित जिले नीमच वो जिला है भारत के मध्य प्रदेश राज्य का जहाँ पर सर्वाधिक पर्यावरण प्रदूषित हुआ। एकमात्र कारण यह रहा कि यहाँ पर भूजल 1000 फीट नीचे चला गया। मेरे साथ यहाँ पर केंद्र सरकार की जो टीम है, उनकी भूजल संवर्धन टीम है, भूजल आयोग है, सब जितने भी देश के तमाम आयोग संगठन जो भूजल पे काम कर रहे हैं, वो संगठन आज एक ऐसे स्थिति पे आ चुके हैं कि प्रशासन क्या करता है, ऊपर क्या योजनाएं बनती है और नीचे धरातल पर क्या योजनाएं बनती है। इसका मुद्दा उजागर करने वाले, इसका पर्दाफाश करने वाले जो एकमात्र जनप्रतिनिधि है देश से, मैं परिचय करा रहा हूँ। सबसे पहले मैं मेरा परिचय कराता हूँ। मैं भारत सरकार की एक ऐसी संस्था जो जल विदोहन, जल संवर्धन, भूजल संवर्धन और सतही जल प्रबंधन पे कार्य करती है। मेरा नाम प्रभात भट्ट। मैं वर्ल्ड वाटर टेक्नोलॉजी संस्था का प्रबंध संचालक हूँ। विश्व जल तकनीकी आयोग संस्था का सदस्य संचालक हूँ। यहाँ पर संपूर्ण पूरे भारत में एकमात्र पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत जो चुनी हुई सत्ता है, उसमें एकमात्र उप सरपंच है जिन्होंने विद्रोह किया कि ऊपर क्या होता है, ऊपर योजनाएं कैसे बनती हैं और नीचे धरातल पर क्या होता है। देखिए, ये है जनप्रतिनिधि ग्राम भरबड़िया के आदर्श ग्राम। एक आदर्श ग्राम चुना गया है। संसद, राज्यसभा सांसदों की एक ऐसी नीति बनी थी, वो भरबड़िया ग्राम को चुना गया। ये नीमच तहसील का गांव है और इसके ये उप सरपंच चुने हुए निर्वाचित उप सरपंच हैं। इन्होंने एकमात्र उप सरपंच रहते हुए पूरे देश की जल प्रबंधन प्रणाली को चुनौती दे डाली है कि कैसे नीचे कार्य होता है और ऊपर योजनाएं कैसे बनती हैं। अशोक जी, ग्राम भरबड़िया ऐसा सुना गया था कि एक योजना, आदर्श ग्राम योजना जो सांसदों के लिए चलाई गई थी, उसमें चयनित हुआ था। ये सौभाग्य की बात थी और ये सौभाग्य की बात थी कि यहाँ पर एक पत्रकार है चंदन मित्रा, उन्होंने इस गांव को गोद लिया। देखिए, विडंबना है, एक पत्रकार होते हुए, पत्रकार जागृत होता है, वो पत्रकार ने कभी सूद ही नहीं ली, लेकिन आप चुने हुए जनप्रतिनिधि, आपने मुद्दा उठाया, आपने पत्रकार समूह को गांव में निवेदन करके बुलाया दिनांक 24/10/2015 को। क्या कारण था? कारण ये था कि वहाँ पंचायत के जो 4 बोर लगे हुए हैं, उसके 100 मीटर के दायरे में एक कोई बोरवेल खनन हो रहा था। उसकी जानकारी मैंने पटवारी को दी 8:11 पे कि भाई ये बालाराम पाटीदार के खेत पे या उसके पुत्र उसके सहयोग में रहते हैं, साथ में रहते, तो उसके यहाँ नलकूप खनन हो रहा है, तो इसके बारे में कोई परमिशन नहीं। तो पटवारी का ये कहना था कि परमिशन तो नहीं है, लेकिन कोई शिकायत नहीं करता तो चल सकती है। अच्छा, मेरा ये कहना है। उसके बाद में जावत से कुछ पत्रकार लोग आए, उन लोगों ने एसडीएम, तहसीलदार, इन लोगों से जानकारी मांगी कि इसकी परमिशन नहीं किया, तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की और उन्होंने कलेक्टर महोदय नंद कुमार जी को फोन लगाया और वहाँ से सीधी इस नलकूप खनन पे कार्रवाई हुई। नीमच के जो पत्रकार थे, जागृत पत्रकार, जिन्होंने आपकी एक सतर्कता से, मतलब आप कितने सतर्क थे, जागृत थे, आपने तत्काल नीमच के पत्रकारों को बुलाया और आपने कार्रवाई संचालित की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। और कार्रवाई कैसे संचालित की गई? सर, उसमें ये हुआ कि उस टाइम 24/10 को जो कार्रवाई हुई थी, उसमें क्या है, कोर्ट में भी चला गया और कैलाश पाटीदार के ऊपर प्रकरण दर्ज हुआ और मशीन भी 4 दिन से थाने में पड़ी रही। उसके बाद ये हुआ कि फिर वापस उसी में बालाराम पाटीदार ने दिनांक 10 तारीख दिन में और रात में एक बोर तो राठौड़ परिवार के पास में कर दिया, लेकिन 11 तारीख को उसी वापस जिस बोर पे पहले कार्रवाई हुई, उसी बोर पे फिर गाड़ी लगी 11 बजे। तो मैंने पत्रकारों से बोला कि उसी बोर पे फिर गाड़ी लगी है, अगर वो चलती है तो उसकी जानकारी करके अधिकारियों को देना था। कि फिर आपने पत्रकारों को बुलाया? फिर मैंने पत्रकारों को जानकारी दी और उनको बुलाया, क्योंकि मेरे को कहीं बाहर जाना था, और उनको ही बुलाया कि ऐसा नहीं, शासन ने किसानों को छूट दे दी पेयजल के लिए, तो वो अपनी पूर्ति के लिए ट्यूबवेल लगा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो जिसपे प्रकरण बन गया है उसके ऊपर फिर से गाड़ी लगी है। उसके अलावा उसके 100 मीटर के दायरे में ग्राम पंचायत के 4 बोर है, इसलिए वो ऑलरेडी अवैध है और पूर्व में कार्रवाई हुई इसलिए भी अवैध है। इसलिए इसमें व्यवस्थित कार्रवाई होनी चाहिए। और पत्रकार लोग ऐसा नहीं कि किसी अधिकारी को नहीं बताया, वो देख के भी आए, उन्होंने इस बात से सभी अधिकारियों को जानकारी भी दी। उसके अलावा भी पुलिस प्रशासन द्वारा एक तरफी कार्रवाई कर ली गई और पत्रकारों को थाने में बंद कर दिया गया। उसके बाद रात भर गाड़ी चली, मैंने खुद ने देखी, और उस अवैध खनन को पूर्ण तक पहुँचा दिया। मतलब कहने का सीधा मतलब ये है कि पत्रकारों को थाने में बंद करके
और उस अवैध खनन को अंजाम तक पहुंचा दिया गया, अब मेरा जो ये बिल्कुल गलत है। मेरा ये कहना था कि ये जो बोर है 100 मीटर का दायरा, ये ग्राम पंचायत को पानी पहुंचा रहा था, और ये जो एक व्यक्तिगत खेत था, व्यक्तिगत खेत जो है सरकारी जमीन पे ही लगते हैं भाई। सरकारी जमीन पे 4 पंचायत के पानी के बोर थे जी, और वो ट्यूबवेल थे और कम गहराई वाले थे। हाँ। लेकिन ये जो पास की भूमि, सरकारी भूमि से जुड़ा हुआ खेत था, जी। निजी खेत था, इस पे बोरवेल 1000 फीट नीचे जा रहा था, तो डेफिनेटली वो पानी, वो जो गांव पंचायत में, गांव में जो पानी की जल प्रबंधन व्यवस्था थी, वो टोटल नेस्ताभूत हो हाँ, जाती। नेस्तनाबूद हो सकती है। तो वो भी ये बात, होगी। और ये मेरा कहना है कि जब 100 मीटर का दायरा था, जी, तो 100 मीटर का दायरा क्यों नहीं रखा गया कि सरकारी जो नलकूप है उनसे 100 मीटर छोड़ा जाए? वो भी दायरा नहीं रखा। नहीं, उसमें ऐसा है कि जो अभी वर्तमान सरपंच पति है वो उस व्यक्ति के अच्छे मिलने वाला है, वो दमंग व्यक्ति है। पूर्व में भी इसके यहाँ अतिक्रमण के लिए कार्रवाई के लिए मैंने आवेदन दिया था, तो उसके यहाँ ये मान के चलिए कि पटवारी महोदय ने अपने नफ्ती का पैमाना ही चेंज कर दिया। अच्छा, मतलब ये क्योंकि- आदर्श ग्राम में सब दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं। जी, उसमें क्या हुआ कि बरबड़िया से नेवल पहुंच मार्ग पे 2 लोगों को सिविल जेल हुई, तो वहाँ पटवारी महोदय का नफ्ती करने का तरीका था रोड को सेंटर मान के 15-15 फीट दोनों तरफ। और जब बालाराम पाटीदार के यहाँ या उसके पुत्रों का जो भी खेत है उनके नाम से, ये मेरे को पूरी जानकारी नहीं, लेकिन उसके यहाँ जब अतिक्रमण का नंबर आया तो वहाँ गिरदावर और पटवारी ने पूरे रास्ते को फीते से नाप के नतीश्री कर ली। वहाँ रोड को सेंटर मान के नफ्ती नहीं की गई, यानी कि यहाँ पे पटवारी ने अपने नफ्ती का पैमाना ही चेंज कर दिया। मेरा आपसे यही कहना रहता और है। इतना ही नहीं, वो इतना दमंग व्यक्ति है कि बरबड़िया से डुंगलादा पहुंच मार्ग को भी अपने यथा स्थान से उठा के एक तरफ रख दिया गया। मतलब कोई कुछ कहने सुनने वाला नहीं उस व्यक्ति के बारे में। अब मेरा ये कहना है कि जब एक आदमी आदर्श ग्राम में इतना दबंग है जी, इतना दबंग है, तो उस पर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती है? क्योंकि करती है, क्योंकि उसके बाद बहुत पैसा है। और तो क्या उसने पुलिस को अपने पैरों की जूती बना रखा है? मैंने उस दिन, जिस दिन इन पत्रकारों पे एफआईआर हुई, उस दिन मैंने बोला कि साहब वहाँ ये लोग गए थे, अगर इन्होंने पैसा मांगा है, अगर ये बताते हैं प्रूफ, तो इनको इनकी सजा मिले। लेकिन जो आदमी अवैध खनन कर रहा और गाड़ी चल रही, जहाँ से पत्रकारों को पुलिस लेके आई उससे 20 फीट दूरी पे गाड़ी चल रही थी, अगर ये शायद वहाँ पे जांच पड़ताल करते पूरी, तो शायद वो गाड़ी अवैध बोर खनन तो से। आपका कहने का मतलब है कि पुलिस ने ले दे के मामला उल्टा दर्ज कर दिया। हाँ, ये पक्का है। अगर मान लो पत्रकारों को पुलिस बरबड़िया, जहाँ से उन लोगों ने इनको पकड़ के रखा था, अगर वहाँ से अगर ये पूछती कि ये मामला क्यों बना, तो शायद ये पूरा मामला उजागर हो जाता और उस अवैध बोर खनन पे पूरी कार्रवाई हो सकती थी। मेरा ये कहना है कि आप बहुत पंचायती राज पे बहुत अच्छी शोध अनुसंधान करते हैं। आपने ग्राम पंचायत अधिनियम में जो कमियां हैं उसको उजागर किया, जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको उजागर किया। आपको ऐसा नहीं लगता कि जिले को घोषित किया गया सूखा, और जब जिला सूखा घोषित हो गया, 104 करोड़ का मुआवजा लेना था कलेक्टर को शासन से, तो उसने उसको सूखाग्रस्त घोषित कर दिया। जब कभी जिला सूखाग्रस्त घोषित होता है तो बोरवेल तो स्वतः प्रतिबंधित हो जाते हैं, पर यहाँ तो उसने बोरवेल खोल दिया, प्रतिबंध को ही खोल दिया। ऐसा है कि नियम ये बताता है कि जब अगर जिला सूखाग्रस्त घोषित हो तो उसके अंदर अपन नलकूप की परमिशन नहीं मिलती है, और प्रतिबंध रहता है और नलकूप नहीं खनन किया जाता है। फिर भी यहाँ कलेक्टर और सरकारी कर्मचारियों ने मिलीभगत करके उनको अवैध खनन की इजाज़त दे दी। अब मामला यही है कि ये मामला तूल पकड़ रहा है, इसके अंदर जो भी सरकारी है वो अपना ध्यान दे और जो अवैध उत्खनन हो रहा है उसे बंद किया जाए। इस जिले में अपन ने, आप रोज अखबार में पढ़ रहे हैं कि पुलिस रेतम बैराज भी गई, पुलिस ठिकरिया बांध भी गई, पुलिस प्रशासन 2-2, 3-3 दिन वहाँ पर रहे, लोगों ने, गांव वालों ने पत्थरबाजी करी। इसका कारण ये था कि वो जो बांध बने हुए थे केंद्र सरकार की राशि से, वो किसानों की सिंचाई के लिए बंधे हुए थे, ना कि पेयजल और आगे छोड़ने के लिए। तो क्या ऐसा लगता है आपको कि प्रशासन जब केंद्र से पैसा स्वीकृत कराता है तब तो वो सिंचाई की बात करता है और बाद में वो धीरे से पेयजल में परिवर्तित हो जाती है योजना? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि ये इतने केस होते हैं जिनका कोई निराकरण नहीं होता है, तो ये केस कोर्ट में जाते क्यों है? ऐसा तो क्या द्वेषता पूर्वक जाते, राजनीतिक द्वेषता से जाते? हो सकता है। अच्छा, तो उसका कारण ये रहता है कि जो आवाज उठाएंगे उन पे केस दर्ज कर दो। बिल्कुल, जो भी आवाज उठाएगा उस पर केस दर्ज कर दो, ताकि वो उसको देख के दूसरे भी आवाज नहीं उठाए। मेरा ये कहना है कि पर्यावरण प्रदूषित जिले में एक नई चीज आई है और बड़ी चेतावनी वाली चीज आई है कि जो भी आवाज उठाएगा उस पर पुलिस और प्रशासन मिलकर झूठा केस दर्ज कर देगी। ये क्या देश की न्याय प्रणाली, क्या देश की
अपन ये कह सकते हैं पुलिस प्रशासन कार्य प्रणाली या जिला प्रशासन प्रणाली चुनौती नहीं दे रही है मानवाधिकारों को। आज हमारे मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। एक आदमी के नलकूप खनन से पूरा गांव भूखा प्यासा हो जाएगा, अप्रैल में पूरी त्राय मच जाएगी। तब क्या होगा? तब वहां क्या टैंकर चलेंगे? ग्राम भरबड़िया में क्या टैंकर चलेंगे? अगर टैंकर चलते हैं तो उसका दोषी कौन होगा? पुलिस, एसपी या कलेक्टर? अगर एक भी टैंकर चलता है ग्राम भरबड़िया में इस प्रकरण के बाद, तो इसका मतलब ये मान लिया जाएगा कि डेफिनेटली वहां पर पत्रकार सही थे। आपको लगता है पत्रकारों ने अपनी आवाज उठाई? हाँ, बराबर। और पुलिस ने उन पर उल्टा केस दर्ज कर दिया, तो क्या ये मानवाधिकार आयोग में केस प्रकरण दर्ज होने लायक है? ये बराबर क्यों नहीं? तो क्या देश का मानवाधिकार आयोग, देश की न्याय प्रणाली, सर्वोच्च न्याय प्रणाली, सुप्रीम कोर्ट कोई दिशा निर्देश पारित करेगी? जिलाधीश नीमच, जिला एसपी पुलिस को क्या निरस्त बर्खास्त करने की कोशिश करेगी? क्या उन्हें सेवा से बर्खास्त करेगी? ये एक चुनौती वाला प्रश्न है, जो कि अगर नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे नीमच जिला 1200 फीट मतलब पाताल अतिक्रमण की ओर पहुंच जाएगा। इसके सीधे जिम्मेदार प्रशासन मिलेगा।